Welcome back. So my name is Himanshu Sharma from Ujjain Engineering College, Computer Science third year. और अभी हम 450dsa.com के बाइनरी ट्रीज के क्वेश्चन नंबर 15 to 35 चल रहे थे एंड वी आर ऑन करेंटली क्वेश्चन नंबर 28. So, jumping to it. Question number 29. Question number 29. Print all k some paths in a binary tree. सिंपली कहता है कि हमें बाइनरी ट्री में वो सारे ट्रेवर्सल बताओ जिनका सम के से बराबर के बराबर। तो ये ट्रेवर्सल जो है वो मतलब अपना बीच से भी स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जैसे ये बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वन का अपना ना लेफ्ट चाइल्ड 3 है, उसका राइट चाइल्ड है -1। फिर 3 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 2 है, उसका राइट चाइल्ड है अपना 1 है। -1 का है अपना 4 and this is none 1 none 1 and 2 and this is 6। तो हमें इस ट्री में से वो ट्रैवर्सल रिटर्न करना है, उस ट्रैवर्सल को दरअसल सेव करना है जिसका सम के बराबर हो। के हमें एक वैल्यू दी रहेगी, से मान लो इस पर्टिकुलर केस के लिए अपना के 5 था। तो हमें एक ऐसा पाथ रिटर्न करना है जिसका सम 5 हो। तो वो पाथ रूट से स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे रूट से 1 3 3 दिस 1, तो ये अपना 5 हो गया 1 3 1। और अगर हम 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 1 1, इसका भी सम अपना 5 हो रहा है। फिर यहाँ पर भी 3 and 2, इसका भी सम 5 हो रहा है। फिर यहाँ पर भी -1 4 and 2, मतलब बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रैवर्सल का लेंथ 5 के बराबर होना चाहिए। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। तो हमने वही चीज की। हमने हम क्या करते हैं कि अभी तक के जितने सिलेक्शन है उनको एक स्टैक वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे। मतलब जैसे 1 से मैंने लेफ्ट में कॉल किया, तो मैंने स्टैक के अंदर 1 को पुश कर दिया, फिर 3 को कॉल किया, 3 को पुश कर दिया, 2 को कॉल किया, 2 को पुश कर दिया। तो उससे मुझे पता रहेगा कि यार मैं कौन से रास्ते पे हूँ, मैं जो रास्ते से आ रहा हूँ, तो मैंने किन किन नंबर को क्रॉस किया है। तो वो स्टैक में स्टोर होता है। और के वही कि भाई स्टैक में जितने भी वैल्यूज हैं उनका सम के बराबर होना चाहिए। और हम इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे। रिकर्सिवली मतलब हमें यहाँ पर डेप्थ पर सर्च करना है ना, हर एक डेप्थ पे जाके चेक करना है। तो इसलिए हम यहाँ रिकर्जन का सिंपल यूज करते हैं। रिकर्जन में सबसे पहला केस यही रहता है कि सप्लाइड नोड अगर नन है तो यहाँ कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, जस्ट रिटर्न। अदरवाइज अदरवाइज यहाँ पर इस टैग के अंदर अपनी वैल्यू डालो। अपनी वैल्यू डालो का मतलब हमने अपने आप को सिलेक्ट किया। जैसे 1 and 3, 3 यहाँ पर 3 को रिटर्न होगी, अपने जो 3 की जो लिस्ट होगी उसमें 1 होगा। जब 1 उसको आता है, मतलब ये स्टैक आते हैं, अभी तक का जो सिलेक्शन हुआ है वो ये आ रहा है, तो वो उसमें उस टैग में अपने आप को पुश करता है ताकि पता चले ना कि अभी तक कौन कौन से नोड आए। और इस टैग का वो सम लेता है।
अपना लिस्ट का एक सम फंक्शन है ही, उससे हम सम निकालते हैं और देखते हैं कि के बराबर है क्या। अगर के बराबर है तो भाई मेरे को मिल गया, मैं इस टैग को प्रिंट कर देता हूँ कि यार जो जो अभी तक के सिलेक्शन हुए उनका सम के बराबर है, प्रिंट कर दो सिंपली। फिर हम रिकर्सिवली इस सिलेक्शन पे रिकर्सिवली इस सिलेक्शन पे अपने लेफ्ट और राइट में कॉल करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर वन है ना, वन ने कॉल किया थ्री को, और थ्री ने कॉल किया अपने टू को, और थ्री ने कॉल किया अपने वन को। तो थ्री जब टू को कॉल करेगा तो वो उसको ये वाली स्टैक प्रोवाइड करेगा। टू को बोलेगा कि अभी तक का जो ट्रेवर्सल हुआ है ना, उसमें वन और थ्री कवर हो चुका है, तो अब तुम जो काम करोगे तुम इस सिलेक्शन पे काम करो। ऐसे ही वो थ्री वन को भी बोलेगा। तो सिंपली वो अपने लेफ्ट और राइट में गिवन सिलेक्शन को पास कर। लेकिन जैसे हमारे क्वेश्चन में बोला है कि जो हम सम देख रहे हैं, सम वो हम एक पर्टिकुलर नोड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमें ये दिया थोड़ी ना है कि सिर्फ रूट से देखो, हम कोई दूसरी नोड से भी चालू कर सकते हैं। जैसे यहाँ माइनस वन फोर और टू, तो माइनस वन फोर एंड टू, अगर मुझे ये सिलेक्शन चाहिए तो मुझे अभी तक के जितने मैंने स्टेप लिए, जैसे देख मान लीजिए जैसे वन, ये वाला माइनस वन है, तो इसको स्टैक क्या आएगी, वन की। बोलने का मतलब ये कि अभी तक का जो पाथ कवर किया उसमें वन आया था। तो अब माइनस वन बोलता है कि यार रूट ने तो काउंट कर ही रहा है, मुझे भी काउंट करके देखना है। तो अब वो क्या करेगा कि वो अपने आप को अज्यूम करता है कि मैं रूट हूँ, और वो दो कॉल मारेगा कि वन माइनस वन, और दूसरा कॉल होगा एक खाली स्टैक। खाली स्टैक का मतलब कि यार मैं रूट हूँ, अब तुम यहां से देखो कि यार यहाँ सम कैसा आ रहा है। मतलब ऐसा पाथ देखो जिसका सम के बराबर है। मतलब वो सिलेक्शन स्पेस को क्लियर कर देता है, ऐसा अज्यूम करता है कि अभी तक का कोई स्टेप नहीं हुआ, और यहाँ से नया सिलेक्शन चालू करो। मतलब वन माइनस वन को स्टैक रिटर्न करता है, और माइनस वन अब यहाँ से बोलेगा कि ठीक है भाई यहाँ कोई सिलेक्शन हुआ नहीं, अब यहाँ से देखो कि किसका सम है फाइव के बराबर। तो वही चीज हमने यहाँ की, उस पर्टिकुलर नोड से लेफ्ट में भी कॉल होगा यही, और उस पर्टिकुलर नोड से राइट में भी यही कॉल होगा। और जब ये सारा कॉल हो जाता है तो अब हमें ये डेप्थ फर्स्ट सर्च में रिटर्न भी करना है। जब हम वन थ्री टू, टू के पास एक स्टैक आएगी जिसमें वन थ्री और उसकी खुद की वैल्यू होगी। तो अब जब ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, तो इसको इस स्टैक के अंदर अपनी वैल्यू हटानी पड़ेगी। जब ये रिटर्न करेगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च में होता है ना कि ये जब प्रिंट हो गया तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो अब सिंपली इसको हटा दो। तो इसलिए उसको हटा दिया, और थ्री जब वन को कॉल करेगा तो अब स्टैक में नया वन आएगा। तो इसीलिए हमें स्टैक में से उसको रिमूव करना पड़ा। ठीक। तो जब ये रिकर्सिवली कॉल होता है तो ये सभी पॉसिबल पाथ को सर्च करता है, और उन सभी पाथ से जो भी ट्रैवर्सल हमें के सम देता है, जो भी ट्रैवर्सल हमें के सम देता है उसको प्रिंट कर देगा। तो जैसे हमारा यही वाला ट्री था, ये वाला जो हमें अरे रिप्रेजेंटेशन है, उसको मैंने इस ऑब्जेक्ट के मेक ट्री फंक्शन में पास किया, तो हमें इस ट्री का रूट नोड मिलेगा। तो उस रूट नोड में इस तरह से कुछ ट्री अपना रहेगा। तो हम जब उसको पास करते हैं कि भाई तुम देखो इस पर्टिकुलर ट्री के लिए ऐसे सारे ट्रेवर्सल रिटर्न करो जिनका सम फाइव, तो इस ट्री के लिए ये पॉसिबल पाथ है जो फाइव के बराबर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं सिंगल स्टेप ये भी काउंट होगा, क्योंकि एक ट्री में सिंगल नोड भी एज अ ट्री काउंट है। तो इसीलिए तो दिस ये आंसर रहेगा इसका।
Going to question number 30. Find LCA in a binary tree. Lowest common ancestor. LCA का मतलब lowest common ancestor इन अ बाइनरी ट्री। मतलब जैसे मेरा ये ट्री है, ये वाला ट्री जो अभी हम एज अ बेस केस लेके चल रहे हैं अभी तक। तो जैसे 10 और 4, इनका पहला कॉमन एंसेस्टर कौन सा है? 8। 8 हुआ ना, क्योंकि 8 इज पेरेंट ऑफ 12, 12 इज पेरेंट ऑफ 10 एंड 10 इज पेरेंट ऑफ 4। तो ये 8 इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर हुआ। इसी तरह से 10 और 14 का कॉमन एंसेस्टर 12 हुआ। 12 होगा, 8 भी होगा, 20 भी होगा। मतलब अगर 10 और 14 है, इनका कॉमन एंसेस्टर तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि दिस इज द पेरेंट। मतलब 8 इज पेरेंट ऑफ 12 एंड 12 इज पेरेंट ऑफ बोथ। ये एंसेस्टर की लाइन रहेगी। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं कि कोई भी इस ट्री में कोई भी दो नोड रहेंगी ना, तो उनका एंसेस्टर रूट नोड तो हमेशा रहेगा। मान लीजिए अगर मैं 8 और 25 सिलेक्ट करता हूँ तो इनका कॉमन एंसेस्टर 20 रहेगा। 4 और 14 भी सिलेक्ट करता हूँ तो इनका कॉमन एंसेस्टर 8 और 20। तो रूट नोड हमेशा रहता है यहाँ पर। इस ऑब्जर्वेशन को हम लेके चलते हैं। तो हमें दिया है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, तो जो हमारा एक पहला केस था ना, जैसे 10 और 14, तो इनके एंसेस्टर्स हो गए 12, 8 और 20। और इन तीनों में से सबसे छोटा है 8। तो हमें ये पता करना है। तो पता करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रूट नोड। रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि रूट नोड इज एंसेस्टर ऑफ एवरी 2 पेयर्स। तो हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस नोड से 10 और 14 कहाँ विजिबल है। 10 और 14 कहाँ पर विजिबल है? तो हम देखते हैं कि 10 और 14 दोनों लेफ्ट साइड में विजिबल है। तो मुझे जब 10 और 14 का कॉमन एंसेस्टर फाइंड करना है तो मुझे राइट में जाने की कोई जरूरत नहीं। राइट में जाने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ लेफ्ट में अब सर्च करूंगा। तो 20 तो एंसेस्टर है ही, तो मैं उस वैल्यू को स्टोर करता हूँ एक टेम्परेरी वेरिएबल में। अब मैं चेक करूंगा 8 पे आके कि 8 से कहाँ पर 10 और 14 विजिबल है। 10 और 14 कहाँ पर विजिबल है अपना? सिर्फ राइट साइड में। तो मैं 8 से लेफ्ट में तो सर्च नहीं करूंगा कि वहां तो कोई अनसिस्टर मिलेगा नहीं, इसलिए मैं राइट में चला जाऊंगा। और मैं करंट लोएस्ट एंसिस्टर में 8 को स्टोर कर लूंगा, क्योंकि वो 20 से छोटा है। अब जब ये यहाँ 12 पे आता है तो 12 देखता है कि यहाँ से 10 और 14 कहाँ पर विजिबल है। तो दोनों साइड पे विजिबल है। तो वो जो फंक्शन है ना अपना, आगे चल के जो हम ट्रेवर्सल करेंगे, वो यहाँ पर भी कॉल होता है। अगर मान लीजिए हमारा अ, अ, ना, हाँ, मतलब इसका ध्यान रखना है कि हम लोग कैसे इसमें ट्रैवर्सल कर रहे हैं। अगर हमें दोनों नोड लेफ्ट में ही मिलती है तो हम सिर्फ लेफ्ट में जाएंगे। अगर दोनों नोड हमें राइट में ही मिलती है तो हम राइट में जाएंगे। और अगर दोनों नोड दोनों साइड में है, दोनों साइड जैसे 12 के दोनों साइड में है, 10 14 दोनों साइड में दिख रही है चीजें, तो हम जब आगे कॉल करेंगे तो जो अपना ट्रैवर्सल होगा वो इन दोनों नोड पे होगा। यहाँ हम फिल्टर कर दे रहे थे ना कि 8 पे हम लेफ्ट में नहीं जाए, लेकिन हम यहाँ पर फिल्टर नहीं कर सकते। हमको दोनों जगह पे जाके सर्च करना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखते हुए हमने एक यूटिलिटी फंक्शन बनाया है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल क्या करता है? सिंपली गिवन नोड से पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करता है कि यार इस पर्टिकुलर नोड से ये वैल्यू दिख रही है क्या। तो देखता जाएगा, और अगर दिखती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं दिखता है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमको
लीस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है पर्टिकुलर नोड से इन दो वैल्यूज का। तो हम अज्यूम करते हैं कि अभी तक का जो मिनिमम पेरेंट है वो है एक बहुत बड़ी वैल्यू, और एक अजम्पशन है कि नोड में जितनी भी वैल्यूज हैं वो इससे बड़ी नहीं। तो हमने यहाँ पर रिकर्जन नहीं किया, हमने इटरेशन के थ्रू काम किया है, तो इसलिए हमें एक स्टैक मेंटेन करना पड़ेगा। और उस स्टैक में पहले हमें इस नोड को पुश करेंगे जो कि हमारा रूट होगा। दरअसल यहाँ पर रूट पास होगा, स्टैक के अंदर रूट इंसर्ट होता है, यहाँ पर रूट ही मानेंगे इसे। तो हम तब तक इटरेट करेंगे जब तक स्टैक की लेंथ 0 नहीं हो जाती। मतलब हमारा जितना भी पॉसिबल सर्चिंग स्पेस है जब तक खत्म ना हो जाए तब तक इस लूप को चलाओ। तो हम पहला स्टेप करेंगे कि स्टैक का जो टॉप पे एलिमेंट है उसको देखो। अगर वो नन है तो ठीक है, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, वापस चलो। अगर वो नन नहीं है, अगर वो नन नहीं है तो तुम देखो कि इस टेम्पररी नोड से, इस टेम्पररी नोड से V1 वैल्यू दिख रही है क्या। अगर दिखती है या नहीं दिखती है, जो भी रिजल्ट है डी V1 में स्टोर करो। उसी तरह से तुम इसी नोड से V2 को देखो कि इस नोड से V2 दिख रहा है क्या। तो अगर दोनों दिखते हैं, पर्टिकुलर नोड से दोनों दिखते हैं, पर्टिकुलर नोड से दोनों दिखेंगे, जब दोनों ट्रू होंगे तभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों नोड्स, अगर उस पर्टिकुलर नोड से दोनों वैल्यू दिख रही हैं तभी तुम चेक करो मिनिमम पेरेंट के लिए वैल्यूज। अब मिनिमम पेरेंट के लिए हम क्या करेंगे, देखो कि इस टेम्परेरी वैल्यू, इस टेम्परेरी नोड की वैल्यू अगर अभी तक के पेरेंट, अभी तक के मिनिमम पेरेंट से छोटी है तो मिनिमम पेरेंट में टेम्प, इस टेम्परेरी नोड की वैल्यू को स्टोर करो। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो सिंपली इस चीज को मत छेड़ो, जो चीज है उसी को रिटर्न करो। और जब ये चीज दो, मतलब उस पर्टिकुलर नोड से दोनों वैल्यूज दिख रही हैं, तभी तुम स्टैक के अंदर इस नोड का लेफ्ट, उस नोड का राइट एंड लेफ्ट को पुश करो, ताकि अगले इटरेशन में वो आगे जाके कॉल हो पाए। तो जब ये हमारा इटरेशन खत्म होगा, इस इटरेशन के खत्म होने के बाद हमें फाइनली मेन पेरेंट में पॉसिबल, जो पॉसिबल मिनिमम एंसेस्टर है वो रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पेरेंट नोड तो नहीं कहेंगे, इसको एंसेस्टर ही कहेंगे। इसका ध्यान रखना, ये पेरेंट नहीं है, एंसेस्टर। तो ये रिटर्न करें। तो जैसे इसी यही ट्री है जो अपना एग्जांपल चल रहा था ये वाला। तो इसमें मैंने 10 एंड 14 का कॉमन, लीस्ट कॉमन एंसेस्टर मांगा, तो इसने बोला 8, जो कि सही है। ना क्वेश्चन नंबर 31, minimum distance between two given node of a binary tree। किसी बाइनरी ट्री में दो नोड के बीच डिस्टेंस निकाल के बताओ। जैसे यहाँ पर 10 एंड 14 के बीच डिस्टेंस कितना है, 2। 10 से 12, 12 से 14। वैसे ही 4 से 10 तक का डिस्टेंस कितना है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 10, दैट इज 3। इसी तरह से 20 से 25 का डिस्टेंस कितना है, 1 2। अगर दूसरा एग्जांपल हो गया 25 से 4, 1 2 3 4। ऐसे हमें डिस्टेंस निकालना। तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कुछ चीजें रिपीट भी होती हैं उसमें। ये हमारा एग्जांपल स्पेस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन यहाँ पर कई बार जो डिस्टेंसेस हैं वो
कम भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो उन पॉसिबल डिस्टेंसेस में से सबसे मिनिमम रिटर्न कर। तो यहाँ सिंपली मैं एक सबसे पहले एक यूटिलिटी फंक्शन डिफाइन करता हूँ ट्रैवर्सल, जिसका बस यही काम है कि यार देखो कि इस नोड से ये वैल्यू कहाँ दिखती है। अगर नोड नन है तो मतलब नहीं दिखता, ठीक। और अगर नोड पे नोड की वैल्यू बराबर है तो मतलब हाँ यहाँ वैल्यू दिख रही है। तो अब मुझे क्या करना है, अगर नोड की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, अब इस नोड के लेफ्ट में ढूंढ के बताओ, लेफ्ट में ढूंढ के बताओ, और इस नोड के राइट में ढूंढ के बताओ। यहाँ पर अगर -1 नहीं है, मतलब -1 तभी आएगा ना जब नोड नन हो जाए, मतलब यहाँ से सर्चिंग पॉसिबल नहीं है। सर्चिंग पॉसिबल नहीं है तो 0 रिटर्न करो। और अगर पॉसिबल मतलब अगर ये -1 के बराबर हुआ तब -1 रिटर्न करो लेफ्ट के अंदर। इसी तरह से राइट में रिटर्न करना है। और हमें ये देखना है कि वैल्यू कहाँ पर विजिबल है इस ट्रैवर्सल में, इस पर्टिकुलर नोड से ये वैल्यू दिख रही है कि नहीं, राइट में या फिर लेफ्ट, कहीं तो दिखनी चाहिए, तो वो रिटर्न करेगा। अब हमें डिस्टेंस निकालना है इस पर्टिकुलर नोड से इन दो वैल्यूज का। हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो मिनिमम लेंथ है वो अभी तक का एक एक बहुत बड़ी वैल्यू रख लेते हैं उसके अंदर। तो हमको इस ट्री के अंदर ट्रैवर्सल करना है, रिकर्शन तो कर नहीं रहे, तो इसलिए हमें स्टैक डिफाइन करना पड़ेगा। स्टैक डिफाइन किया, उस स्टैक के अंदर हम पहले तो इस नोड को पुश करेंगे, और हम तब तक इटरेट करेंगे जब तक स्टैक खाली ना हो जाए। तो हम जब इस लूप के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि स्टैक का टॉप एलिमेंट लो, देखो अगर वो नन है ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर से कंटिन्यू करो। और अगर वो नन नहीं है तो आगे बढ़ो। तो हम देखते हैं कि ये ट्रैवर्सल इस टेम्परेरी नोड, मतलब इस टेम्परेरी नोड से ये V1 वैल्यू दिख रही है क्या, पूछता है। तो वो उसमें रिटर्न कर देगा। फिर ये पूछता है कि यहाँ पर ये ये टेम्परेरी, इस टेम्परेरी नोड से ये V2 वैल्यू दिख रही है क्या, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग DV2 में वो रिटर्न करेगा। और अगर ऐसा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो एक वैल्यू दिख रही है किसी दूरी पे, डी मतलब ये V1 इस टेम्परेरी नोड से विजिबल है किसी दूरी पे, तो तुम इसको रिटर्न करो, मतलब रिटर्न नहीं, सॉरी, इस इफ ब्लॉक के अंदर। तो हम देखते हैं जैसे यही अपना केस था कि जैसे अगर हमें 8 और 25 का जो मिनिमम डिस्टेंस है निकालना है, तो हम कंसिडर करेंगे 20। तो 20 देखता है कि यहाँ से विजिबल है क्या चीज़ है, तो 8 विजिबल है इसके लेफ्ट में, दैट इज 1। 20 के राइट में विजिबल है 25, यस, ऑन 2 पे। तो इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर की, डिस्टेंस ऑफ V1 एंड डिस्टेंस ऑफ V2 इन दोनों को प्लस किया और टोटल में स्टोर किया। अब मुझे इस इटरेशन का मिनिमम स्टोर करना है, पूरे इटरेशन का मिनिमम। तो मैं क्या करता हूँ, ये पर्टिकुलर टोटल तब रिटर्न करो जब ये पर्टिकुलर टोटल अभी तक के मिले हुए मिनिमम से छोटा है। और अगर ऐसा नहीं है तो मिनिमम वैल्यू को छेड़ो मत, उसको वैसा ही रहना। अगर V1 एंड V2 इस टेम्परेरी वैल्यूज, इस टेम्परेरी नोड से विजिबल है, टेम्परेरी नोड से विजिबल हैं, तभी तुम स्टैक में
इस टेम्परेरी नोड का राइट एंड लेफ्ट पुश करो। अगर विजिबल नहीं है तो यहाँ पर आगे इटरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वही जो पिछले हमारा केस क्वेश्चन था जिसमें फाइंड करने का था, वही चीज है यहाँ पर। अगर दोनों विजिबल हैं एक पर्टिकुलर नोड से तभी हमको आगे बढ़ना है। तो वही चीज हमने यहाँ पर, जब हमारा ये इटरेशन खत्म होगा तो हमें मिनिमम लेंथ में फाइनल रिजल्ट आएगा जिसको हमको सिंपली रिटर्न करना है। तो ये जो ट्रैवर्सल वाला क्वेश्चन, ये जो फंक्शन था यूटिलिटी वाला, इसमें क्या कर रहे थे कि हम इस नोड से ये वैल्यू का डिस्टेंस निकालना था। इस नोड से ये वैल्यू का डिस्टेंस निकालना था। अगर ये नोड पे वैल्यू, ये इस नोड से वैल्यू नहीं दिखती है तो एंड रिजल्ट -1 रहेगा। और अगर इस नोड से वैल्यू दिखती है ये वाली, तो ये लास्ट में अपने को वो पर्टिकुलर डिस्टेंस रिटर्न करेगा। तो वो एक बार लेफ्ट में चेक करके देखता है, फिर अपने राइट में चेक करके देखेगा, corresponding जो अपना ये +1 न्यूट्रलाइज कर चीजों को बढ़ाते जाएगा उन लेंथ को, और फाइनली वो उसको रिटर्न कर देगा। तो ये मतलब जो ये ट्रैवर्सल वाला था जो यूटिलिटी फंक्शन, ये दरअसल अपना वो डिस्टेंस निकालने का था इस पर्टिकुलर नोड से इस वैल्यू तक का। तो जैसे यही वाला अपना जो हमने यहाँ पर देखा था, ये वाला ट्री, तो इसमें मैंने बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 10 एंड 25। इस ट्री में 10 एंड 25 का बीच का डिस्टेंस निकालो, जो कि है 1 2 3 4 5, जो कि आंसर सही है। अब हमारा है kth एंड सिस्टर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्री। अब हमको एक बाइनरी ट्री दिया रहेगा और हमको kth एंड सिस्टर निकालना है एक पर्टिकुलर नोड का। जैसे अगर 10 का पहला एंसिस्टर कौन है, 10 का पहला एंसिस्टर है 12। इसी तरह से 10 का दूसरा एंसिस्टर कौन है, 8। 10 का तीसरा एंसिस्टर कौन है, 20। 10 का फोर्थ एंसिस्टर कौन है, कोई भी नहीं, रूट है लास्ट, उसके आगे कुछ नहीं होता। इसी तरह से 8 का एंसिस्टर है 20, 4 का है पहला वाला 8, दूसरा वाला 20। तो हमें केथ एंसिस्टर, मान लीजिए दूसरा मांगा है तो 12 रिटर्न करना है 10 के लिए, तीसरा मांगा है तो 20 रिटर्न करना है, मतलब केथ एंसिस्टर रिटर्न करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पेरेंट्स लिस्ट बनाता हूँ। पेरेंट्स की लिस्ट कि इस पर्टिकुलर नोड से मेरी वैल्यू दिखती है क्या, तो ठीक है, तो मैं इसका पेरेंट तो कहला सकता हूँ, मतलब एंसिस्टर कहला सकता हूँ, तो मुझे उसकी कैटेगरी में डाल और बस उसको स्टोर करने के लिए। तो इस फंक्शन में मैं अपना नोड लेता हूँ, करेंट नोड, वो वैल्यू जिसको फाइंड करना है, और kth एंसिस्टर। ठीक, अगर ये नोड नन है, अगर ये नोड नन है या फिर अपना kth एंसिस्टर 0 से छोटा है, तो रिटर्न, कोई काम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 10 का -1 कुछ दे दूं तो ये तो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां मैं रिटर्न करता हूँ। अदरवाइज अगर नोड की वैल्यू दी हुई वैल्यू के बराबर है, दी हुई वैल्यू के बराबर है, तो मतलब जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स उनकी लिस्ट में, पेरेंट्स की लिस्ट में मेरा पेरेंट होगा, पेरेंट्स की लिस्ट में मेरा केथ पेरेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने ये कंडीशन इसलिए की कि ये लेंथ ऑफ बट ये सिलेक्टेड पेरेंट्स इज स्मॉलर देन के, रिटर्न नन, मतलब रिजल्ट में नन क्यों, नन पुट करो, ये इसलिए किया है कि यहाँ पर अगर मैं 8 का मैं थर्ड एंसिस्टर मांगू तो थर्ड एंसिस्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 8 का पहला एंसिस्टर है 20 और 20 है रूट एलिमेंट,
तो और रूट एलिमेंट का ना कोई पेरेंट होता है ना कोई एंसेस्टर, तो मैं उसको नन रिटर्न करूंगा। तो जो सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं उनकी लेंथ, मतलब जो सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं उनका काउंट अगर के से छोटा है तो पॉसिबल नहीं। अदरवाइज अदरवाइज वो करस्पॉन्डिंग पेरेंट रिटर्न कर। तो अगर जैसे 10 है, 10 का जीरोथ एंसिस्टर कौन होगा? वही नोड होगी, वही नोड होगी ना। 10 का जीरोथ एंसिस्टर कौन है? इटसेल्फ। तो रिजल्ट में उसको पुश करो। अदरवाइज तुम क्या करो, पेरेंट में लास्ट से लास्ट से केथ एलिमेंट को पकड़ लो और उसको रिजल्ट में पुश करो। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने 10 का बोला कि मेरे को सेकंड एंसेस्टर चाहिए, तो 10 के कितने पॉसिबल एंसेस्टर है? 20, 8 एंड 12। तो ये ट्रैवर्सल ऐसे नीचे जा रहा है और 10 पे देखा कि यार 10 मैच हो गया। तो अब मुझे, जब 10 पे मैच होता है तो यहाँ पर अपना जो सिलेक्टेड पेरेंट्स का जो स्टैक होगा ना वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो 10 का हमें सेकंड पेरेंट चाहिए ना, तो हमको ये वाला रिटर्न करना है। लेंथ इस अरे की लेंथ हो गई अपना 3, 3 माइनस केथ एंसेस्टर दैट इज 2, जो कि है 1, इंडेक्स 1 पे अपना केथ एंसेस्टर मिलेगा। तो उसको हमने वही सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर दिया। रिटर्न नहीं, मतलब रिजल्ट में स्टोर कर दिया। और हम आगे बढ़ गए। लेकिन एक केस होगा कि अगर ये नोड की वैल्यू गिवन वैल्यू से बराबर नहीं है। अगर अगर यहाँ पर 20 पे हूँ और 20 की वैल्यू 10 से बराबर नहीं है, तो मुझे अब आगे जाके ढूंढना पड़ेगा ना। तो उस ढूंढने को इनिशिएट करने के लिए सिंपली मैंने उस पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट चाइल्ड से अब इसी फंक्शन को कॉल कर दिया। और क्योंकि जो पेरेंट, हमारा पेरेंट जो ये वाला अरे है, ये ग्लोबल स्कोप है इस फंक्शन के लिए, तो मुझे एक्सप्लिसिटली इस फंक्शन में ये पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं पास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस में पुश तो हो रहा है, इस प्रोसेस में यहाँ मैं पुश कर रहा हूँ अपने आप को, तो मुझे बैक ट्रैक करने के लिए अपने आप को पॉप भी करना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पर इसी में 20 ने बोला है 20 10 से बराबर है नहीं, तो स्टैक में अपने आप को पुश करता हूँ, मैं अपने लेफ्ट और राइट में कॉल करता हूँ। लेफ्ट में देखता है कि 8 10 के बराबर है नहीं, तो मैं अपने आप को स्टैक में पुश करता हूँ, लेफ्ट और राइट में कॉल करता हूँ। ऐसे करते करते 12 तक आएगा। फिर जब 10 के बराबर होता है तब वो ढूंढेगा। तो उसी के लिए मैं अपने आप को पुश करता जाता हूँ। लेकिन ये तो अपना अपना तो रिजल्ट बता रहे हैं। लेकिन कई ट्रैवर्सल हो सकते हैं। 20 विल कॉल 8, 8 विल कॉल 4। तो 4 तक जब पहुंचेगा तो वो ऐसा दिखेगा। लेकिन जब हमें बैक ट्रैक करते हुए रिटर्न करना है तो 4 को हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने पॉप फंक्शन वहां पर इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे। तो ये जब हमारा रिकर्जन खत्म होगा तब हमें जो इस ऑब्जेक्ट का रिजल्ट अट्रीब्यूट होगा, मतलब वेरिएबल होगा, उसमें आंसर मिलेगा। तो वही इसी आर्य रिप्रेजेंटेशन का हमने ट्री बनाया और हमको थर्ड एंसिस्टर फाइंड करना है फॉर 14, और उस फंक्शन को कॉल किया तो वो हमको ऑब्जेक्ट के रिजल्ट में स्टोर रहेगा, उसको हमको रिटर्न करो। तो वही आंसर है। 14 का थर्ड पेरेंट इज 20। और अगर मैं यहाँ पर 14 का सेकेंड पेरेंट मांगू तो वो 8 देगा। 14 का सेकेंड पेरेंट इज 8। और अगर मैं उसका जीरो पेरेंट मांगू तो वो खुद हुआ ना, दैट इज 14। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड ऑल डुप्लीकेट
सब ट्रीज इन अ बाइनरी ट्री। एक प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इसमें मिस्टेक्स थी, लेकिन ये वाला उसको रिजॉल्व कर देता है। फाइंड ऑल डुप्लीकेट सब ट्रीज। वहाँ हमको ये ढूंढना था कि इस बाइनरी ट्री में कोई डुप्लीकेट है क्या, लेकिन यहाँ पर हमें उन सभी को रिटर्न कर। तो मैं क्या करता हूँ, अपना एक ट्रैवर्सल यूटिलिटी फंक्शन है, उसको बनाता हूँ। यहाँ पर मैं प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर को यूज कर रहा हूँ। प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इसलिए क्योंकि किसी भी ट्री का हमेशा ये नहीं होता कि उसका इन ऑर्डर यूनिक है। कई ट्रीज होते हैं जिनका इन ऑर्डर यूनिक होगा। एक बाइनरी सर्च ट्री को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उसका इन ऑर्डर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वही चीज है, मैं उस चीज को काउंटर करने के लिए दो ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर उसका पोस्ट ऑर्डर उसके ट्रैवर्सल के हिसाब से रिटर्न करता हूँ। ये इसलिए क्योंकि किसी भी ट्री का दो अलग अलग ट्रैवर्सल, कोई भी दो ट्रैवर्सल एक ट्री के लिए यूनिक होता है, तो वो ट्रैवर्सल में रिटर्न करेगा। तो सिंपली ये प्री ऑर्डर वाइज रिटर्न होगा, और अपने पोस्ट ऑर्डर में पोस्ट ऑर्डर वाइज, जहाँ लेफ्ट राइट एंड करंट पेरेंट नोड ये पोस्ट ऑर्डर है। ठीक, ये यूटिलिटी फंक्शन को ध्यान रखते हुए अपना ये डूप सब में, जहाँ पर आपको डुप्लीकेट सब ट्रीज रिटर्न करना है, और जो डुप्लीकेट सब ट्रीज रहेंगे उसको हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे। रिजल्ट के अंदर रिजल्ट अपनी लिस्ट रहेगी। तो हम यहाँ से मेथड ऑफ पैटर्न मैचिंग यूज करेंगे, और हम एक मैप डिक्लेयर करते हैं जहाँ पर ट्रैवर्सल को स्टोर करेंगे। अब मुझे पर्टिकुलर ट्री में ट्रैवर्स करना है, तो मैं रिकर्जन का यूज नहीं कर रहा, तो मैं एक स्टैक डिक्लेयर करता हूँ। स्टैक के अंदर मैं लेफ्ट को पुश करूंगा। मैं लेफ्ट को क्यों पुश करता हूँ, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये ट्री है, ये ट्री, अगर इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है, डुप्लीकेट, तो वो मतलब रूट वैल्यू को तो इंक्लूड करते हुए नहीं बन सकता। जैसे अगर मेरे को मान लीजिए ये वाला ही है 12 10 एंड 14, तो ऐसा कहीं एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये पूरा ट्री कहीं पर एग्जिस्ट तो नहीं कर सकता। मतलब वो तो एक रिकर्सिव रिकर्सिव रिलेशन जैसा हो गया ना, तो वो ट्री कभी एंड ही नहीं होगा। तो इसीलिए कोई भी पॉसिबल डुप्लीकेट होगा ना, वो रूट के लेफ्ट और राइट में ही एग्जिस्ट होगा, रूट से कभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो वही चीज हमने की, हमने स्टैक में पहले लेफ्ट को पुश किया, लेफ्ट में जितने भी पॉसिबल ट्रैवर्सल्स हैं उनको स्टोर कर लिया। तो मतलब उतना अच्छा तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसका, मेमोरी यूजेज ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन इजी रहता है ये। ट्रैवर्सल में मैंने प्री ऑर्डर को स्टोर किया, उसका पोस्ट ऑर्डर का उसको स्टोर किया, और हैश मैप में मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद में टेम्परेरी नोड इस पर्टिकुलर नोड के राइट एंड लेफ्ट में ट्रैवर्स कर। ठीक, तो मेरे पास रूट के लेफ्ट में जितने भी पॉसिबल ट्रीज हैं उन सब का ट्रैवर्सल आ गया। अब मुझे फिर से अब राइट में देखना होगा, राइट में मैच करना होगा, तो इसीलिए मैं फिर से स्टैक को एम्प्टी करता हूँ, और स्टैक के अंदर रूट के राइट एलिमेंट एलिमेंट को पुश करूंगा। और मैं तब तक ये काम करूंगा जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। तो स्टैक का टॉप एलिमेंट लो, देखो कि वो नन है, अगर नन नहीं है तो आगे बढ़ो। उस नोड से उस नोड से प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लेके आओ। और अब देखो कि ये वाला जो ट्रैवर्सल है मैप में एग्जिस्ट कर रहा है क्या। अगर मैप में एग्जिस्ट करता है तो रिजल्ट में इस ट्रैवर्सल को पुश कर दो।
मतलब एक मैच मिला, पुश कर, और सिंपली तुम आगे जाके ट्रेवर्स करना शुरू करो। तो स्टैक के अंदर मैं राइट और लेफ्ट को पुश कर दूंगा। फाइनली जब ये खत्म होगा तो मुझे सिर्फ ये रिजल्ट को रिटर्न करना है, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन जो सारे पॉसिबल डुप्लीकेट ट्रीज रहेंगे। तो वही ये वाला जो ट्री है वो अपना कुछ इस तरह से दिखेगा। 1 4 5 एंड 4, तो ये इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर डुप्लीकेट ट्री कितने हैं, एक ये वाला, और लीफ नोड्स भी डुप्लीकेट मतलब ट्रीज होती हैं अपने आप में, तो वो भी काउंट होंगी। तो वही चीज यहाँ पर रिटर्न हुई है। तो इस ट्री के अंदर हम अपने को अ, ये वाला एक सब ट्री मिला, एक ये वाला मिला, और एक ये वाला। हमको ध्यान रखना है कि ये जो रिटर्न हुआ है ना, उसमें पहला वाला प्री ऑर्डर है और पोस्ट ऑर्डर। अगर जैसे हमें चेंज भी कर दिया तो उस हिसाब से अपडेट हो जाएगा। तो 5 तो नहीं मिल रहा ना, 1 4 5 मिल रहा है, सिर्फ 4 4 मिल रहा है। तो वही अपने रिजल्ट में रहेगा। इस हिसाब से हमारा बाइनरी ट्री सेक्शन खत्म होता है।